जुर्म की दुनिया में छोटी छोटी गलती भी कई बार भारी पड़ जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जिसने जुर्म किया था, जिसने एक घटना को अंजाम दिया था, उसको लगता था कि वो शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस को इस केस के खुलासे में वाकई कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, कातिल, वो उसकी मैयत में भी साथ रहा है, उसको दफनाने में भी साथ रहा है, उसके हर सुख में दुख में जो भी वो काम हो रहे थे वो लोगों की नजरों में था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यही असली आरोपी है। जब पुलिस लगभग 23 दिन के बाद इस घटना का खुलासा करती है तो उस इलाके के लोग इतना खुश होते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कि पुलिस का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पुलिस ने जो केस का खुलासा किया है, उन्हें डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेकसूर आदमी सलाखों के पीछे पहुंच जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है आगर मालवा। दरअसल 30 नवंबर की शाम की बात है। एक गांव पड़ता है निपानिया बैजनाथ। यहाँ एक घर है। एक घर के अंदर हस्बैंड वाइफ, मतलब पति और पत्नी और उनके 4 बच्चे रहते हैं। इसकी जो पत्नी है, जिसका नाम रानी है, रानी बड़ा खुश है क्योंकि उसकी छोटी बहन की गोद भराई का प्रोग्राम गांव गंगानगर में होने वाला है। वो अपने पति से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। कल जरीन खान की गोद भराई है। बड़ी खुश थी बच्चों को लेकर, पति को लेकर, क्योंकि एक प्रोग्राम में जा रहे थे शामिल होने के लिए। मगर उसका पति जो नूर मोहम्मद है, वो साफ इनकार कर देता है। कहता है कि मुझे यहीं रहना है, तुम चले जाओ। 30 नवंबर को ये लोग सीधा गंगानगर पहुंच जाते हैं और गंगानगर में उस प्रोग्राम में 1 दिसंबर को शामिल होते हैं। एक तरफ धूमधाम से प्रोग्राम हो रहा था, सब लोग शामिल हो रहे थे। दूसरी तरफ रात को किसी वक्त किसी ने इस घर में घुसता है और नूर मोहम्मद की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर देता है। और एक के बाद एक इतने वार किए जाते हैं कि जब तक कि नूर मोहम्मद की मौत नहीं हो जाती, जब तक नूर मोहम्मद मर नहीं जाता, तब तक वो व्यक्ति, वो कातिल उस घर में जमा रहता है। इसके बाद कत्ल को अंजाम दे दिया जाता है। 2 दिसंबर आता है और 2 दिसंबर के बाद उसकी पत्नी रानी अपनी मायके से 4 बच्चों के साथ जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास का वाकया था। दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जब घुसती है तो नूर मोहम्मद खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है और बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लोगों को लग रहा था कि अभी तो ये अपनी मायके से आई है, इसे खुशी मनानी चाहिए थी, ये रो क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में घर में इकट्ठा हो जाते हैं और वो दृश्य देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने हर संभव प्रयास किया यहाँ से, चाहे वो फॉरेंसिक टीम हो, चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, तमाम यूनिट पुलिस की यहाँ मौके पर आती हैं और उस कातिल को तलाश करने के लिए, उस आखिरी सुराग को तलाश करने की तमाम कोशिशें करती हैं। मगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस खाली हाथ थी और इस व्यक्ति का, मरने वाले का, जिसका नाम है नूर मोहम्मद, उम्र लगभग उसकी 40 साल के आसपास है। उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि किसी मारने वाले ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर और उसके शरीर पर एक के बाद एक कई वार किए थे। अब कातिल कौन है और क्यों मारा गया है, पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। घर में फॉरेंसिक टीम को कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आया है या फिर किसी ने लूट के इरादे से या किसी अन्य इरादे से इस व्यक्ति का कत्ल किया है। पुलिस यहाँ की जो एसपी हैं राकेश सागर, जो कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे और गंभीरता से लेने के बाद उस इलाके के लोगों से कहते हैं कि बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं असली आरोपी, असली कातिल तक पहुंच जाऊंगा। लोगों में इस घटना को लेकर बेहद गुस्सा है। सैकड़ों की तादाद में लोग गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और पुलिस पर एक ही बात कहते हैं कि जो भी कातिल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए 4 टीमें बनाई जाती हैं और 4 टीम बनाने के बाद जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि नूर मोहम्मद की जो ये पत्नी है रानी, वो तीसरे नंबर की है। यानी कि इससे पहले भी इसकी 2 शादियां और हो चुकी हैं। उन पत्नियों के बारे में पता किया जाता है तो वो वेल सेटल्ड हैं। उनके हैरान करने वाली बात है कि सभी को लगभग 2-2, 3-3 बच्चे पैदा हुए थे और वो 2-2, 3-3 बच्चे जो पैदा हुए हैं वो नूर मोहम्मद से ही पैदा हुए हैं। वो ये बच्चे पैदा करता था और कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ दिया करता था। हालांकि जिन्हें इन्हें छोड़ा है, दोनों पत्नियों को, वो दोनों पत्नियां अपने अपने नई जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक रह रही हैं, खुशहाल रह रही हैं। पुलिस को इन दोनों एंगल में भी कोई एंगल नजर नहीं आता है। अब पत्नी बसती है रानी। रानी के भी हर एंगल को खंगाला जाता है। उसके गांव में पता किया जाता है तो एक शाहरुख नाम के एक लड़के से इसकी पत्नी का किसी से संबंध रहे थे। मगर जब पुलिस इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है तो ये कड़ी भी खाली जाती है।
साथ ही पुलिस इसके प्रोफेशन के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये ट्रक ड्राइवर रहा है और ट्रक ड्राइवरिंग करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार किसी व्यक्ति ने इसको पुलिस से पकड़वा दिया था, तो हो सकता है कि पुलिस ये अंदाजा लगा रही थी कि इस व्यक्ति ने शायद उससे विरोध किया होगा या कुछ बात रही होगी, तो पुलिस ने उस एंगल को भी खंगालने की कोशिश की, मगर वहां से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। एसपी राकेश कुमार की बनाई हुई 4 टीमों ने अब तक लगभग 55 से 60 लोगों से बारी बारी से पूछताछ की थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे और ऐसे ही एक एक दिन करके लगातार दिन गुजर रहे थे। 20-22 दिन का समय हो जाता है, मगर पुलिस को जब कोई सफलता हाथ नहीं लगती है, तो यहां अब तक फॉरेंसिक टीम या वैज्ञानिक तरीके से जितने भी तरीके अपनाए गए थे, पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को ऐसी कोई सफलता नहीं मिल रही थी कि आखिरकार क्यों और किसने इसका मर्डर किया है। तो फिर राकेश कुमार को मनोवैज्ञानिक तरीके से एक सूझ सोचती है, वो सोचते हैं कि क्यों ना इस केस को बजाय वैज्ञानिक तरीके से इसे मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझाया जाए तो शायद ये आसान हो सकता है। इसके लिए उन्होंने जो इसके दुश्मन थे, सब दुश्मनों के एंगलों को तलाश लिया। जो 55 से 60 व्यक्ति इसके दुश्मन पाए गए थे, उनमें से कोई नहीं था। अब दोस्तों की तलाश शुरू की जाती है और दोस्तों की तलाश शुरू करते करते पुलिस एक के बाद एक फिर नए ट्रैक पे चलने लगती है और कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक ऐसा दोस्त मिलता है जो इसका हमराज था। उस हमराज दोस्त से जब बातचीत की जाती है तो वो चौंकाने वाले खुलासे करता है। दरअसल ये व्यक्ति 3 शादियां कर चुका था और 3 पत्नियों से इसको लगभग 10 या 11 बच्चे पैदा भी हुए हैं, जिसमें जो इसकी अंतिम पत्नी है जिसका नाम है रानी से भी आखिर में 4 बच्चे हैं। साथ ही ये व्यक्ति थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कहें तो चंचल प्रवृत्ति का रहा है। इसको 100 डायल पे फोन करता था, वहां पर पुलिस वाली फोन उठाया करती थी और जब पुलिस वाली फोन उठाया करती थी तो उनसे वो मस्करी करता था, बातचीत करता था। कई बार पुलिस वाली इसके फोन को काट दिया करती थी। इस तरह के लगभग 30 कॉल पाए गए थे इसके पास। जब पुलिस इस मामले की लगभग 1-1.5 साल से जब जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, इसकी CDR निकलवा जाती हैं, तो उसमें लगभग 30 बार इसने 100 नंबर पर फोन किया था और उसमें ये पता चलता है कि सिर्फ ये मस्करी के लिए फोन करता था, उनसे चटकारे वाली बातें करने के लिए फोन करता था। इससे पुलिस को एक एंगल तो ये था कि कहीं ना कहीं ये इसका जो महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन है, लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन है, और साथ ही मारने वाले ने जो जिस तरह से इसको मारा है उससे लगता था कि वाकई कोई दुश्मनी है। जब उस दोस्त से पूछताछ की जा रही थी तो एक एक करके बात निकल के आती है और बात निकल के आती है रानी की छोटी बहन है जिसका नाम है जरीन खान। दरअसल जरीन खान से भी इसके संबंध बताए जा रहे थे। पुलिस ने जब जरीन खान वाले एंगल को तलाशने की कोशिश की तो हैरान करने वाली बात यह है कि जरीन खान से उसके संबंध थे जरूर, मगर ये बात ना उसकी पत्नी जानती थी और ना ही उसके ससुराल में जानते थे। जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो उन दोनों ये नूर मोहम्मद अपने ससुराल में घर जमाई की हैसियत से रह रहा था और वहीं रहते रहते इसने अपनी साली उसके साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए थे, वो भी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार बनाए थे। नवंबर 2020 में उसकी शादी होती है और शादी के बाद पुलिस को लगता है कि शायद हो ना हो इस एंगल पर भी जांच की जाए और उसकी शादी होती है। एक गांव लगता है बड़ौद, वहां का रहने वाला सोहेल पठान। पुलिस सोहेल पठान तक जाती है। सोहेल पठान को पूछताछ के लिए जब हिरासत में लेती है, ये सोहेल पठान कोई और नहीं बल्कि इसका साड़ू है, जो कि इसके मरने के बाद इसकी मैयत को नहलाने से लेकर मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाने वाली बात हो या दफन करने वाली बात हो, वो हर दुख में उसने साथ भागीदारी निभाई थी। साथ ही उसने जितने घर के करीबी लोगों ने इसके मरने पर आंसू बहाए थे, उतने ही आंसू इस सोहेल पठान ने भी बहाए थे। अब सोहेल पठान पुलिस की गिरफ्त में है और एसपी राकेश सागर कहते हैं कि सोहेल पठान, हमें तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, जो सच है उसे बता दो, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। जब सोहेल पठान के सामने ये बात करते हैं तो सोहेल पठान एक बार को यकायक घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने क्राइम तो बहुत परफेक्ट तरीके से किया था, आखिरकार ऐसा कौन सा सबूत है जो मैं छोड़ चुका था। दरअसल कातिल यही था जिसको पुलिस पिछले 23 दिनों से तलाशने की कोशिश कर रही थी। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर देता है। दरअसल इसकी पत्नी है जरीन खान के और नूर मोहम्मद के शादी से पहले अवैध संबंध रहे थे और जिस दिन इसकी नवंबर 2020 में शादी होती है तो पहले ही सुहाग रात की रात को इसके पास एक फोन आता है अनजान नंबर से, और अनजान नंबर से जब फोन आता है तो उसमें कहा जाता है कि जरीन खान से दूर रहना, यदि तुमने उसके पास भी आने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और शायद तुम्हें हैरानी होगी कि इसके शरीर पर कहां कहां का तिल है, कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम नहीं शायद जानते, मैं जानता हूं। जब ये बात उसका पति सुनता है पहली ही रात में, तो वो अपनी पत्नी को लेकर इतना भड़क जाता है, इतना गुस्से में होता है कि उसका मन कर रहा था कि उसकी पत्नी को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। जब उन्हें फोन की बात बताई तो उसकी पत्नी ने कहा ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके बहनोई नूर मोहम्मद का है।
नूर मोहम्मद ने शादी से पहले उसके साथ एक बार नहीं अनगिनत बार अवैध संबंध बनाए थे और जानबूझकर बनाए थे। मगर उसे लगता था कि शादी के बाद शायद ये सब खत्म कर देगा, मगर शादी के बाद भी उसने ये सब चीज़ खत्म नहीं की थी। इसके बाद सोहेल खान अगले ही दिन अपने साड़ू से मिलता है और साड़ू से मिलने के बाद उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पिछली जिंदगी में हुआ है उससे खत्म करो, आगे से कभी कोशिश मत करना। मगर नूर मोहम्मद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और बार बार उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अब यहां से सोहेल खान ने या सोहेल पठान ने एक प्लानिंग की कि आखिरकार इसका मर्डर करना है, इसका कत्ल करना है तो कैसे करना है। 1 साल तक इसने इस बात को भुलाने में लगाया, इस बात को कि जब उसने सुहाग रात के दिन फोन किया था, इस बात के हमराज कोई और नहीं था, उसकी पत्नी और वो खुद थे। अब पत्नी और पति यानी कि जरीन खान और सोहेल पठान दोनों आपस से मिल चुके हैं और मिलने के बाद यहां से प्लानिंग की जा रही थी किस तरह से नूर मोहम्मद को रास्ते से हटाना है। जब इसकी गोद भराई का वक्त आता है, खुद जरीन खान की जब अपनी मायके गंगानगर पहुंच जाती है तो ये समझ जाता है कि आज नूर मोहम्मद बिल्कुल अकेला है। इसके बाद ये अपने चचेरे भाई जाफर को साथ लेता है और बाइक पर बैठ के सीधा पहुंच जाता है इसी गांव जिसका नाम है निपानिया वैजनाथ। वहां जाने के बाद घर में नूर मोहम्मद अकेला सोया हुआ था। दरवाज़ा खुलवाया जाता है क्योंकि आवाज़ सुनने के बाद वो समझ जाता है कि सोहेल पठान उसका साड़ू ही तो उससे मिलने के लिए आया है। मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, धारदार हथियार हाथ में थे और उस धारदार हथियार से वो अपने साड़ू को तब तक मारता है जब तक उसका साड़ू वहां मर नहीं जाता। बिल्कुल तस्दीक करने के बाद, बिल्कुल कंफर्म करने के बाद कि नूर मोहम्मद अब मर चुका है, उसकी नब्ज को भी टटोला जाता है सब कुछ, और जो भी उसके पास सामान थे जो लेके आए थे वो वापस लेके आते हैं और लाने के बाद गांव की पुलिया के पास उन दस्तानों को और साथ में उस धारदार हथियार को वो वहीं फेंक देते हैं और जिस बाइक से आए थे उस बाइक से वापस वो अपने गैराज में पहुंच जाते हैं जहां वो मोटरसाइकिल का काम करता था। यहां आने के बाद सबसे पहले वो अपने कपड़ों को जलाते हैं और जो बाकी सारे सबूत थे सब मिटा चुके थे। यही तो दिलचस्प बात है इस केस के अंदर, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से कातिल तक पहुंची थी और कातिल ने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और जब इस घटना को लेकर 55 से 60 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था तब लोगों में कहीं ना कहीं एक डर था, एक दहशत थी कि पुलिस दबाव में आकर कहीं ऐसा ना हो किसी बेकसूर को जेल भेज दे। मगर सैल्यूट बनता है उस इलाके के एसपी राकेश कुमार सागर को, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इस केस में, पूरी मेहनत के साथ इस केस में लगे और असली कातिल तक पहुंचे। हालांकि ये पुलिस की जांच में क्लियर हो चुका है कि नूर मोहम्मद का जो कैरेक्टर था वो वाकई अच्छा नहीं था। इसके अलावा भी पुलिस की जांच में और कुछ बातें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने उन बातों को सामने रखने से गुरेज किया है क्योंकि शायद इन बातों से हो सकता है कि किसी का परिवार बिगड़ जाए। हालांकि ये बात भी सही है कि सोहेल पठान ने जो कदम उठाया वो वाकई गलत उठाया है। उसको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसकी पत्नी को साथ ले जाकर, ताकि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाती। मगर न केवल इसमें सोहेल पठान की लाइफ भी खराब होती है, उसकी पत्नी की भी लाइफ खराब होती है, जो उसका बच्चा पेट में पल रहा है उसकी भी लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो ही जाती है। साथ ही नूर मोहम्मद के जो 4 बच्चे हैं वो भी अब शायद सड़कों पर आ जाएंगे। उनकी परवरिश कैसे होगी ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताते चलें कि आज बड़ा दिन है, यानी कि क्रिसमस डे है। आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि आज उनका जन्मदिन है, 25 दिसंबर को बड़े दिन में उनका जन्मदिन है। ये दिल्ली की रहने वाली हैं तमन्ना परवीन। साथ ही विकास पांडे हैं, इनकी बेटी है निकिता पांडे, जिसको प्यार से गुड़िया भी बोलते हैं। सूर्यावा भदोही उत्तर प्रदेश की ये रहने वाले हैं। महेश कुमार की बेटी परी है, आज उनका भी जन्मदिन है। भारती यादव हैं जो कि 12वीं की छात्रा हैं और एटा यूपी की रहने वाली हैं, जो कि अब 15 वर्ष की हो चुकी हैं। कहती हैं कि एनडीए या फिर सीडीएस तक जाना चाहती हैं, फौज की तैयारी कर रही हैं। शुभकामनाएं। साथ ही मनीषा हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं और अनस पुत्र अकील अहमद जो कि पापीगंज के रहने वाले हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। और कल सुबह 9 बजे मिलते हैं लाइव। आप इंतजार करिएगा, मैं लाइव आ रहा हूं। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो लेने हैं, बात करनी है। तो सुबह 9 बजे मिलते हैं, रविवार की सुबह 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।